तो आज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो अनसीन पैसेज आता है, देन उसको रीड करके यू हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। तो पहले उसके बेसिक्स देख लो क्या है। तो नंबर वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग दिस, व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस इज कि तुम्हें क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो पैसेज में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ अपना एनालिटिकल एबिलिटी लगाना है, कुछ अपने आप से डिड्यूस करना है, सोचना है, कुछ नहीं करना है। मे बी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे बट वो इतना रिक्वायर्ड होता नहीं। जनरली क्वेश्चन के आंसर्स पैसेज के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। तो नंबर वन नोट यू शुड कीप इन माइंड इसकी पैसेज को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। नोट इट डाउन जो मैं चीजें बता रहा हूँ कि आंसर फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज। नंबर टू इज कि रीड द पैसेज केयरफुली। तीसरी चीज क्या करना है तुमको कि जो इसको अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस है। लास्ट ईयर जो थे मेरे साथ, बताओ भाई मैंने क्या बताया था लास्ट ईयर, इफ समवन रिमेंबर्स। नहीं याद है, फाइन मैं बताता हूँ। देखो, जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे आते हो सबसे पहले क्या काम करना है तुम्हें कि जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस क्विकली। एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से क्या फायदा है, जो चीज तुमसे पूछी जा रही है दे आर इन द बैक ऑफ योर माइंड नाउ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ने में 4 मिनट 5 मिनट लगा दो। जैसे 2017 का अगर तुम्हारे पास है तो लेट अस विजिट इट एज इफ वी आर गोइंग इट थ्रू द थ्रू थ्रू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी अगर तुम देखोगे तो इसमें आई शेयर द स्क्रीन। ओके फाइन, ये सबको विजिबल है ना? यस सर। फाइन। तो ये 2017 का है। तो अब अगर तुम इस साल का देखोगे पैसेज, तो उसमें इन लोगों ने मेनली क्या पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चंस पढ़ लो चलिए दी। व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इसमें कीवर्ड क्या है, हर्डल्ड। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी, यूनिकनेस इज द कीवर्ड। व्हाई आर men of the sword and their work forgotten, sword forgotten। Why are the conquests of India always remembered? Conquest of India. What is the vital question referred to at the end of the passage, and what is your answer to the question? Vital question at the end and your answer to that question. So ये 5 क्वेश्चन तुम बस जल्दी जल्दी से पढ़ लो। और फिर क्या करना है, जब तुमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जस्ट रीड द पैसेज। पहली बार में रीड द पैसेज इन अ फास्ट पेस, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लो। सो जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड रीड दिस पैसेज। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो इसको सब लोग। ओके फाइन। तो सबने जल्दी जल्दी पढ़ लिया होगा अभी तक। आई गेस आइडिया लग गया होगा। पॉइंट इज, जब फास्ट रीडिंग कर रहे हो, व्हाट यू शुड बी एबल टू डू इज गेट द जिस्ट ऑफ द पैसेज। किस चीज की बात की जा रही है। बताओ भाई सूरज, क्या बात की जा रही है पैसेज में, पढ़ लिया तुमने? यस, स्टिल रीडिंग। Yes, sir. सो जस्ट टेल मी व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज, व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम इट? So it's speaking about India's rich history before like independence, उसके culture के ऊपर बोल रहे हैं sir. Like and about our forefathers, like how we seek our independence and all. So this is the brief. ब्रीफ है बस ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट ग्लोरी, देन समथिंग हैपेंड एंड नाउ इट्स लाइक मोर और लेस फॉरगॉटन। इस टाइप से कुछ बात कर रहे हैं। फास्ट रीडिंग यू गॉट द आइडिया व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब क्या करना है, सिंस यू हैव ऑलरेडी रेड द क्वेश्चन, एक इसको स्लो रीडिंग दो। गिव द पैसेज अ स्लो रीडिंग, केयरफुली पढ़ो इसको। एंड केयरफुली जब एक रीडिंग कर लो, इट शुड नॉट टेक मोर देन 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, जस्ट गिव इट अ केयरफुल रीडिंग नाउ।
everyone just read the passage carefully right now, ठीक है? ओके फाइन, आई गेस सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है? सो अगर किसी का बचा है तो बता दो भाई, बिकॉज देन विल स्टार्ट डीलिंग विद द क्वेश्चंस। बचा है किसी का? सर लास्ट पेज अगेन। ओके पढ़ लो, जस्ट रीड इट। यस सर डन। तुम्हारा डन हो गया, बट अभी लोगों का बचा होगा भाई। ठीक है, जस्ट टेक 1 more minute and read it everyone. आई गेस सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है? सो इफ यू विल लुक एट द स्क्रीन, मैंने कुछ पैराग्राफ्स मार्क किए हुए हैं। आई मीन आई हैव मार्क सम सेंटेंसेस। ये क्या है बेसिकली कि व्हाइल आई वाज रीडिंग, जो भी एक सिंगल आइडिया है मैंने उसको मार्क कर दिया है अभी, ठीक है? सो यू कैन आल्सो डू द सेम। जो तुम रीडिंग के टाइम तुमको लग रहा है कि इतने लेंथ में दे आर बेसिकली कन्वेइंग द सेम आइडिया, उसको तुम मार्क कर लो। वेयर इट विल हेल्प इज व्हाइल यू व्हेन यू विल आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है? तो मार्क द सेम आइडियाज जब तुम उसको पढ़ रहे हो। जब केयरफुल रीडिंग कर ली है, व्हाइल केयरफुल रीडिंग मार्क द पैसेज, ठीक है? दिस मार्किंग हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चंस राइट नाउ, बट अब क्या करेंगे, नाउ विल गो थ्रू द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। अब क्या है कि जो तुमने सिंगल आइडियाज मार्क किए हैं, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली, बिकॉज तुमने पैसेज स्लो फास्ट रीडिंग कर लिए, यू नो व्हाट द होल पैसेज इज अबाउट। एक स्लो रीडिंग करके यू हैव मार्क्ड द आइडियाज इन दैट, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं उसका सेंट्रल आइडिया पकड़ना है कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। सो पूरे पैसेज में इट्स नॉट नेसेसरी कि एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें एक ही जगह पे मिले। दैट इज व्हाई मार्किंग दोस सेंटेंसेस इज फ्रूटफुल। सो क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे पैसेज में जहां पे भी यू फाइंड रेलेवेंट कंटेंट, उसको मार्क कर लो, ठीक है? गॉट इट? तो उसको कैसे कर सकते हो, वाइल यू आर रीडिंग इट तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे बात की है लेटर पीरियड्स ग्रू नैरो इन आउटलुक। सो यहाँ पे 1 लिख दो, दिस इज आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? और जस्ट गो थ्रू द होल पैसेज अगेन, कि मतलब इसको देख लो, जो सेकंड पेज पे इसको देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं दिया है जहाँ पे समथिंग रिलेटेड टू इम्पेडिमेंट टू द प्रोग्रेस इज मेंशन्ड, तो तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? सो यही है, दे ग्रू नैरो इन आउटलुक एंड देखो क्या बोल रहा है,
They grew narrow in outlook and shrank from outside influences. India suffered a setback, political and cultural. Magnificent inheritance we have abused it often enough. ठीक है, and then they go on saying कि misery and suffering that she has experienced. ठीक है, तो अब this all will form your answer to the first question. ठीक है कि what hindered the progress of India, narrow in outlook वाली बात आ जाएगी. ठीक है, shrank from outside influences, suffered a setback, political and cultural setback, abusing the inheritance. ठीक है, एंड मिजरी एंड सफरिंग, ये सारी चीजें तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है. ठीक है, सो अभी क्या करना है, डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग. ये सरोजिमा बताओ. सर वो एक और पार्ट था वाइटैलिटी का. तुम्हारी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, इट्स वेरी लो. Arunima, if you're trying to say something तो mic off है, but voice जो आ रहा था that was very low, so कुछ समझ नहीं आ रहा था. ठीक है, so my point here is कि जब तुमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखना शुरू किया है तो नंबर वन दैट यू हैव कीप इन माइंड, फर्स्ट थिंग इज कि दैट द आंसर कैन बी स्प्रेड थ्रू आउट द पैसेज. So it's not like you just spotted a single place जहाँ पे something related to that question is given and just answer that. नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पूरे पैसेज से go through करना पड़ेगा. Something related to that particular question, if it exists anywhere in the passage, you have to include that in your answer. ठीक है, अब क्या है, जब तुमने मार्क कर ली है वो चीजें, यू मस्ट बी डूइंग दिस विद अ पेंसिल. मैं स्क्रीन पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ रेड एंड ब्लू से. just write this down in the answer sheet in your own words. That is very necessary. Simple copy paste मत कर देना इसको. ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑब्वियसली व्हाट हर्डल्ड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. तो इंडियाज प्रोग्रेस वाज हर्डल्ड बाय growth in narrow outlook in later periods, shrinking from outside influences, and suffering political and cultural setback. Also, the magnificent inheritance had been abused, and India experienced misery and suffering. So, point क्या है, I have used the same keywords which is given in the passage, but I have used my own connecting words to write the answer. Everyone got this कि क्या अप्रोच है हमारा, सबको समझ में आया? ये किसी को डाउट है तो भी पूछो, बिकॉज अब क्या करना है, इफ यू हैव लर्न दिस मच, हर क्वेश्चन के लिए जस्ट हैव टू रिंस एंड रिपीट दिस प्रोसेस. हर क्वेश्चन के लिए बस सेम करना है. सो वेन एवर यू कम अक्रॉस अ कंप्रीहेंशन पैसेज, अब जो स्टेप्स बता रहा हूं उनको लिख लो. नंबर वन इज रीड द क्वेश्चंस फास्ट. ठीक है, फास्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज नंबर वन स्टेप. ठीक है, नंबर टू स्टेप इज fast reading of the passage and just getting the hang of it. जिस्ट समझ में आना चाहिए पैसेज का. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन मैं क्यों बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहा करो, कंपाइलेशन मत पढ़ा करो, बिकॉज वो प्रोसेसिंग पावर ऐसे ही आता है ब्रेन में टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड. सो फास्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, फास्ट रीडिंग ऑफ द पैसेज. नंबर थ्री स्टेप इज स्लो रीडिंग ऑफ द पैसेज एंड मार्किंग सिंगल आइडियाज. ठीक है, तो नंबर तीन पे तुमने क्या किया कि पैसेज को स्लोली स्लोली पढ़ रहे हो, जहां पे विद अ पेंसिल यू आर मार्किंग एवरीथिंग विच यू फील एक सिंगल आइडिया कम्युनिकेट हो रहा है. ठीक है, वो प्लेसेस तुमने मार्क कर लिए हैं. जब इतना हो जाता है तुमसे कि तुमने फास्ट रीडिंग दे ली ऑफ द क्वेश्चन, फास्ट रीडिंग ऑफ द पैसेज, स्लो रीडिंग ऑफ द पैसेज, मार्किंग सिंगल आइडियाज, नाउ गो टू द क्वेश्चन अगेन. ठीक है, नाउ यू आर रेडी टू अटेम्प्ट द पैसेज, गो थ्रू द क्वेश्चन. उस क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ो, क्या बोला जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन. और जब वो क्वेश्चन तुमने समझ लिया है, जो तुमने सिंगल आइडियाज मार्क किए थे पहले, उनको जस्ट क्विकली जाना है उनके थ्रू. गॉट इट? सो नंबर फोर वुड बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रिविजिटिंग दोस मार्किंग्स व्हिच यू हैड मेड अर्लियर. अब जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि तुम ऐसे नोट डाउन कर सकते हो कि दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन.
जहां जहां पे भी दिखता है उसको मार्क करते चलना, छोड़ना मत, ठीक है। सो अब ये सेकंड क्वेश्चन में पहले बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो अभी पूछो मुझसे। सर मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिमिट होनी चाहिए एक आंसर लिखने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड लिमिट इज नॉट गिवन इन द पेपर, बट यू शुड गेट द आइडिया कि नंबर वन, सिंस यू आर आंसरिंग फ्रॉम विद इन द पैसेज, ठीक है, तो नंबर वन इज कि डू नॉट राइट योर ओन आइडियाज अनलेस आस्क्ड। और सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जो भी keywords are given in the passage related to that question, you should not miss out on those keywords. तो दैट इज व्हाई आई हैव सर्कल्ड इट अराउंड कि ये कीवर्ड्स मिस नहीं करने हैं। If you are able to include each of these keywords in your answer and you have connected them using your own words, then nothing else is to be written. And usually ये for one answer I guess it will be maximum 50 words also, 50-60 words ही आ पाएंगे, ठीक है। अर्जुमा, यस बताओ। So am I audible now? Yes, you are audible. So in the first question, can we add the vitality part, like in the नो, नॉट bottom? नीडेड ना, बिकॉज वो सेकेंड, वो अलग क्वेश्चन का पार्ट है। दैट इज वाई जब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था तो आई हैड मार्क द कीवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी, ठीक है। एंड दैट टू वाइटैलिटी में तो जो क्वेश्चन नंबर वन है, इट इज आस्किंग अबाउट समथिंग विच हैज इम्पीडेड समथिंग, जो हर्डल है विच हैज स्टॉप समथिंग, तो वाइटैलिटी तो उसमें इंक्लूड नहीं करोगे, डजंट मेक सेंस। Oh, गॉट इट? vitality become destructive in the later part. The passage has mentioned. तो वही बात कर रही थी मैं। वाइटैलिटी में कहाँ दिया है? So नो, last नॉट नीडेड ना। लास्ट लाइन yes. में ये लिखा है, बट दैट वेरी वाइटैलिटी इफ नॉट राइटली एंड क्रिएटिवली डायरेक्टेड मे टर्न इनवर्ड एंड डिस्ट्रॉय एंड डिग्रेड। बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया ना, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन वी जस्ट हैव टू मेंशन व्हाट हैज इम्पीडेड इंडियाज, गॉट इट। वो सेकंड में ये वाला जो लाइन है, यू आर मेंशनिंग अबाउट दैट लाइन, Yes, sir. doesn't, you cannot relate it to India itself ना। So I rationalize it because there is a line कि India being a vital nation, it has suffered a lot of miseries. So that connects to नहीं, the मत करना, not needed, not needed, that is like you are overthinking and making it 2 + 2 = 5, that is not needed। जितना पैसेज में डायरेक्टली मिल रहा है ना उसी को लिखो। लेट अस से समवेयर अराउंड हियर इट वाज गिवन समथिंग, सम लाइन, तो तुम उसको इंक्लूड कर सकते थे, बट हियर इट इज नॉट नीडेड बिकॉज दिस लाइन नोवेयर इट सेज कि दिस हैज बीन द केस ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं बोल रहा है ये लाइन, ठीक है। okay. यस। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द इंडियन वाइटैलिटी। तो अब देखो, वाइटैलिटी का जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पे देखो, दैट वाइटैलिटी कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहे हो तो ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। That vitality in the realm of constructive and creative effort spread to many parts of Indian Asian words and elsewhere and brought splendid ये देखो vital यहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें, just wait, ये देखो, this is also vital। So ये पूरा you have to cover in the second question। India has been and is a vital nation in spite of all the misery and suffering that she has experienced। That vitality in the realm of constructive and creative effort is spread to many parts of Asian world and elsewhere and brought splendid conquest in its train। So ये जो पूरा है that will form your answer to the second question। So what is unique about Indian vitality is that India has retained its vitality despite all the misery and suffering। Got it? And जो vitality था, that vitality in the realm of constructive and creative effort, it has spread to many parts of Asia and brought splendid conquest। So ये है तुम्हारा vitality वाला आंसर, that in spite of suffering and misery India has remained vital। and इंडिया का जो vitality का spread हुआ है in the realm of constructive and creative effort, इट हैज ब्रॉट सम कॉन्क्वेस्ट वगैरह। सो इन चीजों को तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना है इन द सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है सबको ये बात? इफ इट इज ओके जस्ट गिव अ थम्स अप सो वी कैन प्रोसीड ओवर टू द थर्ड क्वेश्चन।
third question is, why are the men of sword and their work forgotten? ठीक है, सो अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसी के कंटिन्यूएशन में जो वाइटैलिटी वाला पार्ट था, these conquests were those conquests were not so much of the sword but of the mind and heart which bring healing and which endure. So देखो, forgotten is not directly mentioned in the passage, कहीं दिख रहा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Their work are forgotten. कहाँ दिया भाई, मुझे बताने का, मैंने दिया नहीं. Last line, second last line. Last line. Yes, forgotten. Fine, fine, fine. प्लस क्या है, endure, I saw endure somewhere. वहाँ पे है endure, right? So ये पूरा तुम्हें इंक्लूड करना है, ये वाला जो लाइन है. So this will form your answer to the third question. Why are the men of sword and they were forgotten? तो सिंपल सा रीजन है, because those conquests which are brought about by the sword, they do not win minds and hearts. They cannot heal and do not endure. इस टाइप से लिखना है इसको, ठीक है? तो ये है. और फिर ये भी है, vitality if not rightly and creatively directed may turn inwardly and destroy and degrade. So this whole thing will form your third. अब क्या है इसमें, डायरेक्टली यू वोंट गेट द आंसर कि व्हाई आर दे फॉरगॉटन. इसमें क्या इन्वर्स करना पड़ेगा. देखो ये मुझे बोलना था कि देखो इसमें क्या दिया है कि दिस कॉन्क्वेस्ट आर नॉट ऑफ स्वॉर्ड, ये तो बस नॉट करके लिख देना है, सिंपल, ठीक है? तो थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन का भी तुमको मिल जाएगा. सबको क्लियर है? Yes, sir. गॉट इट. तो ये हो गया तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर. देन फोर्थ इज, व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ऑलवेज रिमेम्बर्ड? सो थर्ड, इसका क्या आंसर बनेगा बताओ. समन टेल मी. अब तो देख लिया सब भाई, बताओ कैसे बनेगा. Kind of the same answer. Yes, and where else in the passage will you find it? So the conquest. Mostly of Hello. Yes, हाँ बताओ. I'm listening. ये तो Yeah. क्लियर है कि देखो, हाँ, it is clear वही. that for, बट वही नहीं है. जस्ट रीड द पैसेज अगेन एंड सी कहाँ पे इसका कुछ रिलेटेड मिल रहा है तुम्हें, ठीक है? देखो जब पूरा पैसेज पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ऑलवेज रिमेम्बर्ड, ठीक है? तो नाउ इसका जो आंसर है वो पूरे पैसेज में स्प्रेड है, ठीक है? फर्स्ट लाइन को पढ़ोगे तो तुम्हें लगा, इफ यू लुक बैक एट इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, forefathers wonderful progress whenever they looked out in the world. तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करोगे फोर्थ में, ठीक है? तो जो फोर्थ है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हमेशा रिमेंबर क्यों की जाती है, तो स्टार्ट विद दिस कि इंडिया हिस्ट्री में इट हैज सो हैपेंड दैट आवर forefathers had made wonderful progress when they looked out with clear and fearless eyes and kept their mind open to give and receive. इसकी वजह से क्या हुआ है कि वी हैव बीन अ वाइटल नेशन, देन इंक्लूड दिस वाइटैलिटी वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये वाला. गॉट इट? सो उसकी वजह से एग्जैक्टली हाँ ठीक है. वो पॉइंट इस, देखो जहाँ पे भी तुम्हें उससे रिलेटेड मिल रहा है, ठीक है, तो उस चीज को तुम इंक्लूड करते चलो, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन में यू आर फाइंडिंग समथिंग रिलेटेड टू दी, रिलेटेड टू इंडिया प्रोग्रेस, ये वो सब चीजें, तो इसको इंक्लूड कर लो एंड इस पैसेज को इंक्लूड कर लो एंड दैट विल फॉर्म योर आंसर टू दी फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है? Now, what they say in the fifth question is, what is the vital question referred to at the end of passage and what is your answer to that question? ठीक है? So, what is the vital question? बताओ भाई. Clearly तो दिख रहा है यहाँ पे. Yes, sir. I'm audible.
Yes, you are audible. So the two vital questions were that there are two forces. One is constructive and creative, and the force of destruction. And the question will be which will triumph in the end, and which Hmm. side do we stand? Yes. The answer ठीक है, will yes, sir. हाँ बताओ, The just go the on. answer will be that we will stand by the constructive and creative force, and our leaders will come from this force. ठीक है, they are asking what is your answer to that question. तो देखो क्वेश्चन क्या है, what are they saying is that is a vital question for each one. A point is कि अब देखो यहाँ पे आर्टिकल्स में थोड़ा they have fuddled with the vital question का क्या मतलब, there should be one question but essentially वहाँ पे दो questions हैं. Number one question is which will triumph in the end and the second question is which side do we stand. अब यहाँ पे प्रॉब्लम इज टू जज कि भाई कौन सा क्वेश्चन है दोनों में से वाइटल. सो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कि तुम दोनों को ही इंक्लूड कर लो. ठीक है, द वाइटल क्वेश्चन रिफर टू द एंड ऑफ द पैसेज इज which will triumph in the end, मतलब which among the forces of constructive and creative effort and the forces of destructive destruction will triumph in the end and on which and whose side do we stand, क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा. अब इसका आंसर ऑब्वियसली गोइंग बाय, मतलब अब देखो तुम्हें अपना आंसर देना है. ठीक है, तो जब तुम अपना आंसर दे रहे हो ऑब्वियसली इट विल ड्रॉ फ्रॉम द पैसेज बट अपने वर्ड्स में अपना एनालिसिस करके लिखो. तो तुम्हारा एनालिसिस क्या होना चाहिए कि गोइंग बाय इंडियाज पास्ट कॉन्क्वेस्ट, इंडियाज एग्जांपल, इट कैन बी रिफर्ड दैट द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एफर्ट ऑलवेज ट्रायम्फ. ठीक है, एंड more especially for those whom the leaders of nation will be drawn and whom the burden of tomorrow will fall. तो बस इन दोनों क्वेश्चन का अपने आप से इसका आंसर दे सकते हो. ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा. और किस साइड पे होना है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव के साइड पे ही रहोगे. इफ समवन कैन चूज डिस्ट्रक्शन तो यू कैन चूज बट उसको जस्टिफाई कर देना. ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका हो जाएगा पैसेज का 2017 का. अभी मुझे बताओ सबको क्लियर है क्या क्या कैसे अप्रोच करना था इसमें. पॉइंट इज कि जब पैसेज दे रहे हो ना इसमें यू हैव टू कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड कि नंबर वन इज अपने वर्ड्स में लिखो जहां तक हो सके. जस्ट टेक द कीवर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड खुद के कनेक्टिंग सेंटेंसेस बना के उसको लिखना है. वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं हो जाएगा. कहाँ वर्ड लिमिट कहाँ लिखा है यार, आई डोंट सी एनी वर्ड लिमिट रिटन एनीवेयर. कहाँ वर्ड लिमिट है उसमें, क्वेश्चन पेपर में तुम्हें जगह मिलेगी भर देना उस जगह को यार. वर्ड लिमिट का क्या पॉइंट ही नहीं है इसमें ना. अगर तुम्हें इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्ड लिमिट गोइंग बाय सम अदर मेजर तो इनडायरेक्टली तुम गेस कर सकते हो हीलिंग एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड. बहुत से भाई लिख देना अच्छी अच्छी बातें उसमें. सो अगर इनडायरेक्टली इफ यू वांट टू रीच एट द वर्ड लिमिट तो पॉइंट इज कि देखो ऐसे होता है 20 मार्क्स का. ठीक है, एंड यू हैव टू राइट 300 वर्ड्स. सो दैट मेक्स 15 वर्ड्स पर मार्क. एंड ये तुम्हारा जो पैसेज होता है ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. तो अराउंड 60 वर्ड्स. बस ऐसे कर लो कि 50 टू 70 वर्ड्स में एक आंसर लिख देना है बस. ठीक है, तो दैट इज योर लिमिट. बट ऐसा नहीं है कि दिया हुआ है कहीं पे क्वेश्चन में. सो इफ यू फील, ऐसा मत सोच के जाना कि 50 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं. इट कुड बी दैट सम क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी वेरी कॉम्पैक्ट वेरी कंसाइज, बहुत ही शॉर्ट आंसर है उसका. अब वहां पे तुम मत सोचना अरे ये तो 20 वर्ड्स में ही खत्म हो गया, नाउ आई हैव टू राइट 30 मोर वर्ड्स. कोई जरूरत नहीं है. जस्ट राइट व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज कंटेक्चुअल एंड लीव इट. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज कि नंबर वन वॉज कि तुम अपने वर्ड्स में हमेशा अटेम्प्ट करना है इसको. नंबर टू थिंग इज कि कोशिश ये करना कि पूरा पैसेज को बार बार गो थ्रू करते रहना. जब भी ये क्वेश्चन देखते हो तुमने क्विक रीडिंग ले ली थी, स्लो रीडिंग ले ली थी. नंबर 3 पे जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो बिकॉज यू हैव मार्क्ड पैसेजेस, उसमें से सेंटेंसेस मार्क कर लिए. हर क्वेश्चन के लिए गो थ्रू द पैसेज क्विकली कि कहाँ पे इससे रिलेटेड कंटेंट छुपा हुआ है. ये वाला पैसेज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था तो हमें आराम से मिले जा रहे थे. इट कैन बी कि किसी साल ऐसा कुछ आए जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो. सेम आंसर सेम क्वेश्चन का आंसर
पूरे पैसेज में इट वुड बी स्प्लिट ओवर द पैसेज, ठीक है, इस पूरे में स्प्रेड हो रखा होगा। तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है इसका आंसर, और अगर तुम कहीं पे भी इफ यू लीव सम पार्ट तो यू विल लूज योर मार्क्स। गॉट इट? तो इसको ऐसे ही अप्रोच करना है पैसेज को। अब ये तो कि टेक्निक सबको क्लियर हो गई ना कैसे कर रहे हैं, Yes, ठीक है। sir. सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। बस आनंद ने मैसेज में भी लिख दिया बढ़िया सा, ठीक है, सब लोग पढ़ लेना, उसको कॉपी करके उसको ग्रुप में पेस्ट कर देना भाई, या फिर राइट इट समवेयर एंड पोस्ट दैट फोटो, ठीक है। तो अगर ये टेक्निक सीख गए हो आज कि किस तरह से तुम पैसेज लिख रहे हो, बस यही काम करना है। पैसेज में भी डिफिकल्ट, पैसेज में भी इजी, दैट ओनली डिफरेंस दैट विल मेक इज इन योर टाइम, बट टेक्निक सफर नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर टेक्निक सफर करेगी, लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे विल डू इज कि सर हम क्वेश्चन का रीडिंग करने की बजाय सीधे पैसेज पढ़ लेंगे। क्वेश्चन का रीडिंग करने से फायदा क्या होता है कि जब तुमने क्वेश्चन का रीडिंग किया है तो तुमने कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं, राइट, यूनिकनेस, हर्डल, स्वॉर्ड, फॉरगेट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, वाइटल क्वेश्चन। नाउ योर माइंड इज इन अ वे स्कैनिंग द पैसेज फॉर दीज कीवर्ड्स। तो जहां जहां वो कीवर्ड दिखेगा उसको थोड़ा केयरफुली पढ़ के तब अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में यही है। तो 2017 का हमने एक प्रैक्टिस कर लिया है। इस संडे को मे बी या फिर नेक्स्ट मंडे या जिस विच एवर डे आई एम फ्री, उस दिन हम एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का और ऐसी लाइव प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, सो दैट यू गेट दी आइडिया कि कैसे डील करना है। सो वीसी के बाद अभी क्या करना, इस पैसेज के आंसर्स खुद से लिख लेना, ठीक है। एंड आंसर लिखने के बाद सबमिट करने को तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा ही दिया है, बट टाइमर लेके कर लेना इसको, सो दैट तुम्हें पता चल जाए कि कितना टाइम लग रहा है, कितने में लगना चाहिए। एंड वन थिंग जो मैंने पहले भी बोला था कि यार अपने क्वेश्चंस में ना जो ऐसे रिपोर्ट्स आर्गुमेंट जो भी मिल रहा है, अब से अपना टाइम नोट डाउन करना शुरू कर दो। बिकॉज आइडियली व्हाट यू शुड बी डूइंग इज कि तुम्हारा जो रिपोर्ट है इट शुड बी फिनिश्ड इन 10 मिनट्स, जो तुम्हारा ये है ऐसे आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी फिनिश्ड इन 17, 18, 19 मिनट्स। तो अगर इसके अंदर तुम फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज अ थिंग ऑफ कंसर्न। तो एटलीस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर अपॉन कि वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, कि वो जो टाइम तुम्हें मिल रहा है 3 आवर्स का, उसमें यू शुड बी एबल टू फिनिश द होल पेपर। अगर अपना टाइम अभी से नोट डाउन करना शुरू नहीं करोगे तो वो स्पीड नहीं बन पाएगी। तो अब से जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड बाय द वे अभी से आई वोंट गिव सिंगल टॉपिक्स, अब से वीकली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इनिशियली एक वीक में एक सिंगल प्रैक्टिस दूंगा जिसमें 4 ऐसे के क्वेश्चन, 2 रिपोर्ट एंड 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे। और लेटर ऑन व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि यू नो आई विल गिव 2 वीकली प्रैक्टिसेस, एक हफ्ते में 2 बार ऐसे टास्क दूंगा जिसमें 4 ऐसे, 2 रिपोर्ट 2 आर्ग्यूमेंट होंगे। सो थोड़ा सा अपना पेपर 2 का स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन इन फुल स्विंग। इसके बाद जैसे कॉम्पिटिशन आज प्रैक्टिस कर लिया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज प्रेसी बचा है और ग्रामर बचा है, बस उसके बाद पेपर 2 मेरे साइड से तो खत्म है, कुछ नहीं बचता है। प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे भी, ठीक है। किसी को डाउट है कॉम्प्रिहेंशन रिगार्डिंग तो यार पूछ लो अभी। यस रिदिमा पूछो। सर कॉम्प्रिहेंशन के लिए कितना टाइम आइडियली देना चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी सेम यार, बिकॉज यू हैव टू राइट व्हाट अबाउट 5 questions और those questions carry how much 4 marks each, तो केवल 20 marks का ही हो रहा है। सो इट शुड नॉट मेक टेक मोर देन 20 मिनट्स, लगना ही नहीं है 20 मिनट से ज्यादा। ये अलग बात है कि ठीक है समवन हु कैन डू इट फास्ट, समवन हु कैन डू इट स्लो, वो अलग चीज है, बट उतने टाइम के अंदर इसको खत्म कर लेना है, बिकॉज जितना खींचोगे उतना बाकी जगह से टाइम जाएगा ना तुम्हारा। गॉट इट? ओके सर। यस, और किसी का कुछ है डाउट तो पूछ लो अभी। नहीं है? फाइन, देखो गाइडलाइन सेम है जो बताया है, प्रोसीजर यही रखना है। अभी जब कॉम्प्रिहेंशन करना तो डू नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स इन वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इस टाइम को यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 20 मिनट्स, बिकॉज 20 मिनट्स में अगर कम कर पा रहे हो तो इट इज अ कंफर्टेबल टाइम,
ठीक है, तो अभी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए ज़्यादा टाइमिंग पे फोकस मत करने लग जाना कि 20 मिनट पे नहीं हो पा रहा है, 30 मिनट्स इज़ ओके, उसमें कर लेना। बट लेटर ऑन जब मतलब वैसे प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, तो उसमें यू शुड बी एबल टू डू इट इन 20 मिनट्स। ठीक है? सबको क्लियर है? ओके फाइन। अभी वीसी के बाद इसको अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से 2017 को, और सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज़, या फिर सबमिट कर देना बिकॉज़ इफ आई से कि सबमिट मत करना तो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबमिट कर देना अपना। ठीक है? जो भी प्रैक्टिस करोगे। ओके? तो दैट्स इट। ओके, टेक केयर भाई, बाय। अर्जुमा यस बताओ, हैंड रेज़ किया हुआ है। सर डाउट तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दिस वाज योर ईयर्स क्वेश्चन, लाइक यस। पेपर। सो So, sir, how was the paper like at that point of time? The pressure in that examination hall. यार प्रेशर एज सच तो आई वाज़न्ट अंडर प्रेशर बिकॉज़ प्रैक्टिस किया हुआ था, सो आई न्यू कि मैं टाइम में फिनिश कर लूँगा। एंड आई थिंक मेरा पेपर 10 टू 15 मिनट्स पहले ही खत्म हो गया था, पेपर 2। और जो टाइम बचा था उसमें बस यही अंडरलाइन वंडरलाइन करके बस यही सब कर रहा था। तो प्रेशर इतना नहीं रहता है, मतलब टाइम बाउंड मैनर में, बिकॉज़ वहाँ पे तो क्या करना है, यू विल हैव अ वॉच विद यू। अगर तुम्हारा टाइम बाउंड सब खत्म होता जा रहा है तो यू वोंट बी अंडर प्रेशर ऑफ एनी काइंड। लेकिन अगर ये है कि हाँ तुम्हें दिख रहा है यार फर्स्ट ऐसे में यू टुक 30 मिनट्स, तो सेकंड ऐसे ऑनवर्ड्स ही प्रेशर में आ जाओगे, ये दिक्कत आती है। सो दैट इज वाई वो विल गो थ्रू इट लेटर। तो मेरा अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस मैं ये रखता हूँ कि सबसे पहले मैं ग्रामर अटेम्प्ट करता हूँ, देन आई गो ऑन टू दिस प्रेसी पैसेज, इस टाइप से अटेम्प्ट करता हूँ। सो दैट होता क्या है कि ऐसे में यू कैन एडजस्ट योर लेंथ, 300 वर्ड्स की जगह यू कैन राइट इट इन 250 वर्ड्स। वैसे भी बहुत अच्छा लिख के आओगे ऐसे तो यू विल गेट व्हाट 8 टू 10 मार्क्स, खराब लिख दोगे तो 6 टू 7 मार्क्स मिलेंगे। बट ग्रामर तो ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सही करके आओगे तो 10 ऑफ 10 मिलेगा। तो यही पॉइंट है कि फ्रेश फ्रेश आउट ऑफ इट ग्रामर अटेम्प्ट कर दो पहले, तो उसमें पूरे मार्क्स मिल जाएगा। तो प्रेशर नहीं रहता है अगर टाइम बाउंड खत्म करते रहोगे। सर यस। यही डाउट पूछना था कि जैसे पेपर 2 में हम पहले मतलब सीरियल ऑर्डर के हिसाब से पेपर सॉल्व नहीं करके अगर पहले पैसेज और ग्रामर का पार्ट पहले सॉल्व कर ले और फिर बाद में जो एसेज आर्गुमेंट रिपोर्ट लिखे तो चलता है यस क्या? यस, वो अच्छा अप्रोच है बिकॉज वही बोल रहा हूँ ना, देखो ऐसे बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है तो क्योंकि लास्ट में अगर वो बचता है तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि टाइम पता नहीं कितना बचेगा कितना नहीं। इससे अच्छा टाइम आधे तो या पता ही कितना बचेगा ना। मतलब देखो वही तो ग्रामर में तो यही होता है कि जैसे लेट अस से एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, इट विल टेक 30 सेकंड्स टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन। किसी में आर्टिकल का यूसेज करना है 5 सेकंड्स में हो जाएगा। तो ग्रामर में तो इट इज की पुट इन स्टोन कि तुमको आता है तो इफ यू आर श्योर अबाउट इट यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ग्रामर कर लो, बट लेट अस से 5 मिनट्स बचे और तुम्हारा पूरा ग्रामर पोर्शन बचा है लास्ट में, तो आउट ऑफ पैनिक ही उसको गलत कर दोगे। कहीं का कुछ कहीं लिख के आ जाओगे, सीरियल नंबर गलत कर दोगे, नहीं तो ए लगाना था एन लगा के चले आओगे, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे। ऐसे राइटिंग में आई डोंट थिंक इतना प्रेशर रहेगा। इफ यू सी दैट 1 आवर इज लेफ्ट एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद 4 essays, तो यू कैन मैनेज। अच्छा यार 15 मिनट में तो एक ऐसे निपटाना ही निपटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो योर क्वालिटी ऑफ ऐसे विल सफर बट यू विल स्टिल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दी essays। बट अगर ग्रामर पोर्शन बचा है वो तो छूट ही जाएगा। ठीक है? हालांकि इतना जरूरत नहीं होता है, बट व्हाट आई फील इज कि अगर कोई, इफ यू आर अटेम्प्टिंग ऐसे एट द आउटसेट इटसेल्फ, पहले अटेम्प्ट कर दिया ऐसे, तो होता क्या है उस टाइम मजा आता है थोड़ा, अरे यार ये तो पड़ा हुआ टॉपिक आ गया, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा के इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन 20 मिनट्स 18 मिनट्स वो 25 मिनट्स लगा दो कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। एंड बहुत अच्छा ऐसे लिख के आओगे तो भी यू विल गेट 8 मार्क्स, खराब लिख के आओगे तो 6 मार्क्स, को क्या फायदा है 2 मार्क्स का टाइम वेस्ट करने का। तो मेरा ये पॉइंट है। पेपर 1 के लिए आई वाज अ बिट एप्रीहेंसिव, क्यों है कुछ भी पूछ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे साल में पूछा था, सॉल्ट का माइनिंग, ये वो, ये सब चीजें पढ़ी नहीं हुई थी, कहीं से भी आता है। तो दैट इज व्हाई कीप सेइंग कि पेपर 1 में साइंस एंड मैथ्स अच्छे से करके जाओ बिकॉज दैट पोर्शन विल बी वेरी स्कोरिंग। ठीक है? और किसी का डाउट है? आई सॉ हैंड्स बीइंग रेज़। सौरभ तुमने हैंड रेज़ किया था। हेलो सर। सर बस बता रहा था लास्ट ईयर की, वो लास्ट ईयर वाला जो कॉम्प्रिहेंशन था वो काफी लेंदी था, लेकिन तब हम्म। भी 5 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था। तो मतलब मेरी भी यही अप्रोच थी, पहले ग्रामर किया था, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन था, फिर प्रेसी थी, इस तरह बैकवर्ड हो गया था।
हाँ ऑब्वियसली वो मुझे बेटर लगता है, बट समवन हु इज वेरी डिसिप्लिन्ड, जो हु कैन इंश्योर कि नहीं आई विल फिनिश दैट essay इन 18 मिनट्स, तो वो किसी भी ऑर्डर में करे, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये चीज है। हेलो सर। यस रशिक बताओ यार। सर ऐसे के लिए सर मुझे पूछना था सर थोड़ा सा। हम्म। सर ऐसे के लिए कोई भी टॉपिक में कितना डेप्थ तक मतलब जाना सर ठीक है सर, क्योंकि मेरा सर ऐसे के लिए बहुत टाइम ये होता है सर कंज्यूम, मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये सर, मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक टॉपिक लिया तो फिर 4-5 वेबसाइट जो है फिर मैं वहां से करूंगा, फिर उनको फिर उनमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है फिर उनको मैं नोट्स पे ये करूंगा, फिर उस पे काम करूंगा। तो कितना सर उस पे टाइम देना ठीक है ऐसे के लिए? वेबसाइट्स वगैरह क्यों देखते हो यार? बेसिकली देखो, जो तुम्हारे सोर्सेज हैं, लेट अस से आई गिव एन essay ऑन, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल ह्यूमन, मतलब इंडिया प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता हूँ, बिकॉज 130 रैंक आई है, सेम एज बांग्लादेश। नाइस, बढ़िया है। तो अगर मान लो तुम्हें उस पर अटेम्प्ट करना है, तो पहले तो तुम वो पढ़ोगे ना जो तुम्हारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड सोर्सेज है। कहाँ पे दिया हुआ है HDI बताओ मुझे, NCRTs में कहाँ दिया हुआ है? सर नहीं आइडिया सर नहीं इंडिया है पीपल सर। इकोनॉमी में दिया होगा शायद। हाँ हो सकता है। ज्योग्राफी की बुक में है, ठीक सर जो है। क्लास क्लास 11th की जो 4 बुक है उनमें से एक बुक में है, इंडिया और इकोनॉमी की बात क्लास की गई है। ज्योग्राफी 4 थोड़ी है, सर 12th में इंडिया भी 2 पीपल है। इकोनॉमी में ही है। नहीं सर, उसी इंडियन इकोनॉमिक वाली जो बुक है ज्योग्राफी की, तो पहले तो एक काम ये करोगे, HDI में वहां से पढ़ोगे क्वेश्चन, वहां से कंटेंट पढ़ोगे ना, क्या बताया उसमें, बहुत अच्छा बताया हुआ उन्होंने। उसमें अच्छा, HDI का उन्होंने बेसिक समझाया हुआ है, थोड़ी चीजें उन्होंने डेवलप किसने किया था, आई थोड़ा थिंक अमर्त्य सेन का भी रेफरेंस दिया सेन हुआ। का बताया है, और वो आई थिंक पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट है क्या दूसरा, उसका भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। लास्ट में उसका क्रिटिसिज्म भी दिया हुआ है। तो पहले तुम वहां से पढ़ोगे, दैट फॉर्म्स योर स्टैटिक पोर्शन। उसके बाद ओके, हाँ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुसी है क्या, ये कौन, वो तो नहीं है, I guess वो तो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है, सम अदर इकोनॉमिस्ट इज आल्सो देयर, ठीक है। तो जब तुमने वो पढ़ लिया, तब तुम विजन आईएस में देखोगे कि क्या आया था कहीं पे, विजन आईएस का पढ़ लिया, तब तुम लास्ट स्टेज में यू विल गो ऑन टू यू नो इंटरनेट और समथिंग। एज फार एज रिक्वायर्ड, इंटरनेट का जितना कम यूज करो उतना अच्छा होता है, ठीक है, बिकॉज इंटरनेट इज इनफाइनाइट, भाई तुम पढ़ते ही रह जाओगे उसमें। अब जो भी तुम्हारा लिमिटेड नॉलेज आया है तुम्हारे दिमाग में फ्रॉम रीडिंग NCRTs, फ्रॉम रीडिंग करंट अफेयर्स, उसके बेसिस पे ही अटेम्प्ट कर दो ऐसे, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू बी एन IMF और वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट जो भाई एकदम अच्छे से बता देगा, ठीक है। हाँ महबूब उल हक, यस। तो जब उतने ही इंफॉर्मेशन में ऐसे लिख दोगे, 300 वर्ड्स में अच्छा कवर कर लोगे यार, एंड दैट इज द डेप्थ विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं एक्सपेक्ट करता है कोई। ओके भाई सर समझ में थैंक यू। आगे कन्वे करना चाह रहा हूँ, सेम गोज फॉर एवरी टॉपिक यार। जो भी टॉपिक आता है ना, लेटर से लास्ट ईयर 2024 में दे आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ट्राइबल्स एंड ऑल। तो ट्राइबल्स का जो मिलेगा तुम्हें कंटेंट, यू विल फाइंड इट इन NCRT हिस्ट्री। NCRT की हिस्ट्री मिल जाएगा, वहां से कुछ पढ़ लोगे, कुछ करंट अफेयर से मिल जाएगा, उस उतने पे ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर तुमने भाई वो वेबसाइट खोली मिनिस्ट्री की, वहां से पढ़े जा रहे हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। गॉट इट, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस, ओके फाइन। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है तो ओके फाइन, विल फिनिश हियर एंड VC के बाद अटेम्प्ट द कॉम्प्रिहेंशन, राइट दोस क्वेश्चंस एंड अपने आंसर सबमिट कर देना। मे बी आई विल चेक, मे बी आई विल नॉट, पता नहीं, बट इफ आई वोंट आस्क टू सबमिट तो यू वोंट अटेम्प्ट आल्सो, तो कर लेना अटेम्प्ट, ठीक है। सर ठीक संडे है, को बाय। ज्योग्राफी टेस्ट। यस एज मेंशनड, दोपहर क्या 2 बजे का टाइम दिया ना, उतने बजे पे हो जाएगा वो। एंड यस, जो बाद में ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ हाउ वी प्रोसीड विद द मॉक टेस्ट इज कि हाफ एन आवर बिफोर द टाइम जो मैंने मेंशन किया है, आई विल अपलोड द PDF ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो तुम सॉफ्ट में अटेम्प्ट करना चाहते हो, ओपन द क्वेश्चन पेपर ऑन योर टैबलेट, फोन, व्हाटएवर, वहीं से अटेम्प्ट कर दो। द बेटर अप्रोच इज कि हाफ एन आवर मैं इसलिए देता हूँ, यू गो टू सम शॉप, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड हार्ड कॉपी में अटेम्प्ट कर लेना उसको,
एमसीक्यूज का ओएमआर शीट भी ग्रुप में अपलोडेड है, समवन पिन दैट अगेन, तो जो भी नए आए थे उनको दिख जाए वो। तो पॉइंट इस, अगर 2 बजे से टेस्ट है, 13:30 आवर्स पे आई विल अपलोड द क्वेश्चन पेपर। यू हैव 30 मिनट्स, आराम से जाओ, उसका प्रिंट आउट लो, वापस आओ और 2 घंटे का टाइमर लगा लो एंड उस क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करो एंड ओएमआर में भी मार्क करते जाओ, जस्ट एज यू विल डू इन द एग्जाम। बाद में बस वो आई विल अपलोड दी आंसर की एट द एंड, 2 घंटे के बाद मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, जस्ट चेक योर स्कोर इन दैट। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा मॉक टेस्ट का। क्लियर सबको? ओके, बाय, टेक केयर।